बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी कैफ 4 की समझ लें आप और ओरिएंटेशन क्लास है। कैफ 4 के कोर्स का टाइटल है बिजनेस लॉ। इसको मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं, इसको कमर्शियल लॉ भी कहते हैं। आप सीए कर रहे हैं, आप एसीसीए कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, आप बीबीए कर रहे हैं, आप आईसीएमए से एसीएमए कर रहे हैं, इन तमाम क्वालिफिकेशन में बिजनेस लॉ का कोर्स पढ़ना होगा। किसी जगह इसको मर्केंटाइल लॉ कहते हैं, इसको कमर्शियल लॉ कहते हैं। सीएसएस के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें एक 100 मार्क्स का कोर्स है मर्केंटाइल लॉ। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द मेजर कंटेंट्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ। तो मेजर कंटेंट में है नंबर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है, यानी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए रेसिपी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है। वो है ऑफर, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज एंड सो मेनी अदर्स। वो इंशाल्लाह हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में देखेंगे। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट की बहुत सारी काइंड्स हैं। वॉइड एग्रीमेंट्स, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस, उसका टाइम क्या होगा, उसकी प्लेस क्या होगी, उसका मैनर क्या होगा, मोड क्या होगा, हम ये डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। उसके बाद है डिस्चार्ज, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का दी एंड कैसे होता है? क्या कॉन्ट्रैक्ट का दी एंड एक ही तरीके हो सकता है कि ए और बी दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी और कॉन्ट्रैक्ट का हैप्पी एंडिंग हो गया? नहीं। There are so many modes of discharge of contract. There are so many modes of termination of contract. वो सब हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से इनकार कर दिया तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में इनोसेंट पार्टी के पास क्या क्या रेमेडीज हैं? रेमेडीज है नंबर 1 डैमेजेस। डैमेजेस बोले तो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब स्टे ऑर्डर, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक और रेमेडी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं। एक अदद हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे लेकिन उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, और वो है एजेंसी। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे। एक और टॉपिक का तड़का लगा देता हूं मैं, मसलन फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है, आपने अपने भाई के वलीमे के लिए, रिसेप्शन के लिए एक हॉल बुक करवाया। वलीमे से पहले, रिसेप्शन से पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वो हॉल जलकर खाक हो गया। कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर था मैरिज हॉल, वो जलकर खाक हो गया। अब क्या होगा ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसी तरह बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जो डेली लाइफ से कनेक्टेड है। बाय द वे द होल ऑफ द कोर्स इज कनेक्टेड विद द डेली लाइफ। उसके बाद है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? नेचर ऑफ पार्टनरशिप, अगेन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टर्म, जनरल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, ये सब डिस्कस करेंगे। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, पार्टनर्स के आपस के रिलेशनशिप कैसे होंगे, उनकी राइट्स क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, उनकी लायबिलिटीज क्या होंगी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होगी। फिर हम देखेंगे रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, यानी अगर ABCD पार्टनर्स हैं तो अगर ABCD 4 पार्टनर्स हैं और D मार्केट में किसी कस्टमर Z के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है तो ये हो गया रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। तो इस रिलेशनशिप में जो हम कैमरा फोकस कर रहे हैं थर्ड पार्टीज के ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के ऊपर, हम पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी देखेंगे और भी बहुत सारी अथॉरिटी की काइंड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। माइनर का मतलब है बिलो 18। क्या माइनर को पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर इंडक्ट किया जा सकता है? पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या है? अगर एक पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, कोई फ्रॉड किया है, कोई घोटाला किया है, तो क्या अकेला वो पार्टनर लायबल होगा या सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होंगे? बाय द वे ABCD पार्टनर्स को कलेक्टिवली कहते हैं फर्म। तो फ्रॉड की सूरत में फ्रॉड करने वाला पार्टनर लायबल होगा या होल फर्म लायबल होगी? उसके बाद है वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। आपने भी सुना होगा वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, क्वाज़ाई पार्टनर। तो ये सब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल का मतलब विच इज इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इंस्ट्रूमेंट का मतलब अ पीस ऑफ पेपर, अ डॉक्यूमेंट। सारा लफ्जों में बोले तो कागज का फर्रा
जिसमें पेमेंट ऑफ मनी का जिक्र है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है चेक, इसकी और बहुत सारी एग्जांपल है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये कौन ड्रॉ करता है, कौन बनाता है, उसकी लायबिलिटी क्या है, किसको हैंड ओवर किया जाता है, ये कागज का फर्रा जिसमें पेमेंट ऑफ मनी का जिक्र है। इसमें अगर पेमेंट ना मिले तो कौन लायबल होगा, कब लायबल होगा, कैसे लायबल होगा, क्या इसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज हो सकती हैं। उसके बाद है लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में हम पढ़ेंगे व्हाट इज लॉ, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ लॉ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉ, लॉ का चश्मा कहां से फूट रहा है, लॉ हमारे पास कहां से आता है, लॉ मेकिंग कैसे होती है, लॉ मेकिंग कौन करता है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, उसमें निजाम हुकूमत का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और स्टेट रियासत के क्या क्या पिलर्स हैं और उन पिलर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सब देखेंगे। पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन करती है ये सब डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। देखें, ये कोर्स, द होल ऑफ द कोर्स इज कनेक्टेड विद डेली लाइफ। कैसे? आपने IQSF में एडमिशन लिया है, आपके नजदीक ये एडमिशन है, एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट है। आप टेलर को कपड़े स्टिचिंग के लिए दे रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है। आप प्लम्बर को घर बुलवा रहे हैं किसी वॉशरूम में किसी टैप की रिपेयरिंग के लिए। आपके अब्बा जी घर में घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं किसी ठेकेदार के जरिए, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप इम्तियाज सुपरमार्केट में जाके ग्रोसरी परचेज कर रहे हैं, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार हो रहे हैं फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने इंशाल्लाह CA क्वालिफाई कर लिया, एक मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल गई, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप जिंदगी का मेजर डिसीजन ले रहे हैं, 1 से 2 होने का, व्हाट इज दिस, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। तो जिधर देखता हूं तू ही तू है, हर तरफ कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब हर तरफ कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं CA करूं या ना करूं, मैं BBA करूं या ना करूं, मैं BCom करूं या ना करूं, मैं बेशक अब्बा जी के साथ तारिक रोड पे स्टोर पे बैठूं, मुझे अपने बेसिक राइट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि बिजनेस लॉ CA के स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाया जा रहा है? भैया इंशाल्लाह क्वालिफाई करके आप मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजरियल लेवल की पोजीशन पर आओगे, मैनेजर बनोगे, डायरेक्टर बनोगे, तो आपको आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि एक कंपनी टोटली लीगल एडवाइजर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। पता चला वो लीगल एडवाइजर आपको माऊ बनाकर चला गया, तो आप अपनी इनपुट तो दे सकें उस मीटिंग में जो कंपनी अपने लीगल एडवाइजर के साथ करती है कि हमने फला कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। इसी तरह कैफ 7 कंपनी लो, कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आपने लॉयर नहीं बनना, लेकिन आपको वो लॉ जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जरूरी है, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, इसके बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो दीज आर द सम ऑफ द मेजर कंटेंट्स ऑफ बिजनेस लॉ विच इज ऑल्सो कॉल्ड मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ। आप ये कहेंगे कि मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ के मेजर कंटेंट्स के बारे में तो आपको पता चल गया, लेकिन व्हाट इज द वेटेज ऑफ द वेरियस कंटेंट्स ऑफ बिजनेस लॉ? तो सबसे पहले लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम का वेटेज है फ्रॉम 5 to 8 मार्क्स। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एसेंशियल्स, परफॉर्मेंस। एसेंशियल का वेटेज है 20 to 25 मार्क्स, परफॉर्मेंस का वेटेज है 25 to 30 मार्क्स। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेटेज हो गया ऑलमोस्ट 50 to 55 मार्क्स। उसके बाद है पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका वेटेज है फ्रॉम 10 to 15 मार्क्स। उसके बाद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसका वेटेज है फ्रॉम 5 to 12 मार्क्स। ये ICAP वेटेज दे रहा है। उसके बाद है अदर बिजनेस लॉज। अदर बिजनेस लॉज का वेटेज है 20 to 25 मार्क्स। लेकिन शुरू के जो 2-3 पेपर हुए हैं ICAP के बिजनेस लॉ के, उसमें ये जो अदर बिजनेस लॉ है उसके अराउंड 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहे। यानी स्टूडेंट्स तैयारी करके गए, यार ये प्योरली रट्टा है अदर बिजनेस लॉस, इसको रट के चले जाते हैं, बाकी ऐसे तैसे मैनेज करके 25 मार्क्स कहीं इधर उधर से निकाल लेंगे, 50 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तो पता चला कि अदर बिजनेस लॉज जो है
वो उसका क्वेश्चन आया है 12 मार्क्स का, उनको लेने के देने पड़ गए, तो आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना, किसी सीनियर के कहने में मत आना कि यार बस इतना पोर्शन कर लो आराम से पेपर निकल जाएगा। हर एक का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। अब आप पूछेंगे अदर बिजनेस लॉ के कंटेंट्स क्या हैं, तो अदर बिजनेस लॉज के कंटेंट्स देख लेते हैं। नंबर 1 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, इसके 2-3 सेक्शन पढ़ेंगे बस। उसके बाद है पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट, आप इजी पैसा के जरिए अपने गांव में किसी को पैसे भिजवाते हैं, यूफोन के जरिए, जैज कैश के जरिए, इसके भी 1-2-3 सेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स कई तरह के हैं, कुछ सिलेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, मार्केट में अगर 2 कंपटीटर हैं जो एक ही पर्टिकुलर बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो लॉ ये कहता है उनमें हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी की मोनोपोली हो गई तो एट द एंड ऑफ द डे मारा कौन जाएगा? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है कि मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन रहे और कोई इदारा हो जो सिमिलर बिजनेस करने वाले राइवल कंपटीटर्स की एक्टिविटीज को मॉनिटर करे, कहीं किसी की मोनोपोली तो नहीं हो रही, कहीं किसी का एग्रीमेंट तो नहीं हो रहा 2 कंपटीटर्स का कंज्यूमर का बैंड बचाने के लिए। तो ये डिस्कस करेंगे, इसके भी चल एक सेक्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आर्बिट्रेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एक्ट क्या है? आपके अब्बा जी ठेकेदार से घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आधे घर की कंस्ट्रक्शन हो गई, आपके अब्बा जी में और ठेकेदार के दरमियान कोई डिस्प्यूट डेवलप हो गया। आपके अब्बा जी माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड है, ठेकेदार भी मुनासिब पढ़ा लिखा है, तो आपके अब्बा जी और ठेकेदार के जहन में यह बात आई कि यार कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, किसी थर्ड पर्सन न्यूट्रल पर्सन के पास जाते हैं अपना मसला रिजॉल्व करवाने के लिए, इसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। उस थर्ड पर्सन न्यूट्रल पर्सन को कहेंगे आर्बिट्रेटर, सालिस। तो इसके भी चल एक सेक्शन पढ़ेंगे। तो इन 5 लॉस के कॉम्बिनेशन को कहते हैं अदर बिजनेस लॉस। तो ये था वेटेज। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। देखें, कुरान करीम में चैप्टर्स हैं, कुरान करीम में नंबरिंग है जिसको आप आयत कहते हैं। यही मामला जो है बाइबल में भी है, गीता में भी है, तमाम मज़ाहिब की किताबों में ऐसे ही कुछ है। तो पार्लियामेंट जो लॉ पास करती है उसमें भी चैप्टर्स होते हैं, उसमें नंबरिंग होती है, उन नंबरिंग को कहते हैं सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 5, फिर इन सेक्शन को भी फर्दर सब डिवाइड कर दिया जाता है। मसलन सब सेक्शन, तो अगर ऐसा लिखा हो 3 ब्रैकेट के अंदर 2, इसको पढ़ेंगे सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3। फिर क्लॉजेस भी होती हैं। जनरली क्लॉजेस उस सेक्शन में होती हैं जिसमें बहुत सारी डेफिनेशन हो, और डेफिनेशन होती है सेक्शन 2 में, लेकिन कुछ और सेक्शन में भी क्लॉजेस हो सकती हैं। लेकिन सेक्शन 2 में तो डेफिनेशंस होती हैं बहुत सारी, और वो हर डेफिनेशन की क्लॉज होती है, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। तो मसलन अगर ऐसा लिखा हो तो हम पढ़ेंगे क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 4, हम पढ़ेंगे क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7। तो लॉ में जो नंबरिंग है उसको सेक्शन कहेंगे, सब सेक्शन कहेंगे, क्लॉजेस कहेंगे। अब आप कहेंगे हमने बात की है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कंपटीशन एक्ट। ये एक्ट का क्या मतलब है? एक्ट का मतलब है वो लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया है। पार्लियामेंट जो लॉ पास करती है उसके टाइटल नाम के आखिर में एक्ट आता है। एक्ट की बहुत सारी सिनोनिमस फ्रेजेस हैं। एक्ट को स्टैट्यूट भी कहते हैं, STATUTE,
स्टैच्यूट, तो एक्ट को स्टैच्यूट भी कहते हैं, एक्ट को स्टैच्यूटरी लॉ भी कहते हैं, एक्ट को इनेक्टेड लॉ भी कहते हैं, एक्ट को इनेक्टमेंट भी कहते हैं, ENACTMENT। एक्ट को कोड भी कहते हैं। कोड का मतलब वो किताब जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, उसमें चैप्टर्स हैं, उसमें नंबरिंग है, जैसे कुरान करीम को कहते हैं द कोड ऑफ लाइफ। कोड से बन गया कोडिफाइड, तो एक्ट को कोडिफाइड लॉ भी कहते हैं। तो एक्ट का मतलब वो लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया, उसके ये बहुत सारी सिनोनिम्स हो गए। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब कैफ 4 बिजनेस लॉ का पेपर पैटर्न कैसा होगा हम वो देख लेते हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज में ऑब्वियसली आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। बाज ऑप्शन बहुत ही सिमिलर होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज पॉइंट आउट कर दूं, एग्जामिनर के जो सजेस्टेड एमसीक्यूज के आंसर है उनमें बेशुमार गलतियां भी हैं। तो इसका मतलब मुझे पूरा कोर्स पढ़ना है, क्योंकि मैं 20 मार्क्स लूज नहीं कर सकता। एमसीक्यूज 20 मार्क्स के होंगे तकरीबन। उसके बाद है शॉर्ट ट्विस्टेड क्वेश्चंस। किसी जमाने में छपाई दे मार 4.5 वाले क्वेश्चन आते थे, वही मैट्रिक इंटर वाले स्टाइल के घूटा दे मार 4.5। 10 मार्क्स के 15 मार्क्स के आपने घूटा मारा, जाके छाप दिया, उल्टी कर दी एग्जामिनेशन हॉल में। और आप क्लास 7 के बच्चे को भी याद करवा दें, रट्टा घूटा मरवा दें, वो भी जाके छाप देगा। लेकिन अब पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। अब डिस्क्रिप्टिव छपाई वाले क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन एग्जामिनर उनको ट्विस्ट करके पूछता है, शेन वॉन की गुगली की तरह। तो अगर मैंने इन डेप्थ स्टडी नहीं की, मैंने कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं की, मैंने सुपरफ्लुअस सतही जाली स्टडीज की हैं, तो मैं उसको एग्जामिनेशन हॉल में जहां एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है, देन एंड देयर ऑन द स्पॉट आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो आपने रीड नहीं करना, आपने स्टडी करना है। इसलिए हमने शॉर्ट रिकॉर्डिंग तैयार की आपके लिए। 1 टॉपिक 1 रिकॉर्डिंग, 1 टॉपिक 1 रिकॉर्डिंग, 1 टॉपिक 1 रिकॉर्डिंग। हर रिकॉर्डिंग के नीचे टॉपिक का टाइटल लिखा हुआ है। हर टॉपिक में हमने डेली लाइफ की एग्जाम्पल ली है। हर टॉपिक में हमने तकरीबन इंग्लैंड और इंडिया के केसेस लिए, जिसको देसी स्टाइल में कन्वर्ट करके टॉपिक्स के साथ कनेक्ट करके आपको एक्सप्लेन किया गया है। वो इंडिया और इंग्लैंड के केसेस पेपर में लीगल प्रॉब्लम की शक्ल में आते हैं। तो नंबर 2 पे मैंने आपको क्या बताया, शॉर्ट ट्विस्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। तो शॉर्ट ट्विस्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये हार्डली होंगे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स। तो शॉर्ट ट्विस्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूरे पेपर में अराउंड 20 मार्क्स के करीब होंगे टोटल मिलाकर। उसके बाद है सिनेरियो बेस्ड लीगल प्रॉब्लम। ये मेरी अपनी फ्रेज है, इसको केस स्टडी भी कहते हैं। तो सिनेरियो बेस्ड लीगल प्रॉब्लम, देखिए शॉर्ट ट्विस्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के जरिए एग्जामिनर आपका लॉ का नॉलेज टेस्ट कर रहा है, आपके पास लॉ का नॉलेज है या नहीं है। सिनेरियो बेस्ड लीगल प्रॉब्लम, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एन, ब्रिटिश गर्ल का नाम है, ANN, एन। शी इज फॉन्ड ऑफ नेचर। उसके घर से कुछ फासले पर एक लेक है। उस लेक में रेयर बर्ड्स, नायाब परिंदे आकर बैठते हैं। एंड शी इज फॉन्ड ऑफ नेचर। चूंकि शी इज फॉन्ड ऑफ नेचर, तो वो अपने घर के सैन में एक टावर की कंस्ट्रक्शन करवा रही है, ताकि उस टावर के टॉप से वो लेक और रेयर बर्ड्स का व्यू ले सके। टावर की एक स्पेसिफिक हाइट होनी चाहिए। उसके कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन तय हो गई, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो एक सेल फोन कंपनी को पता चला, तो उन्होंने एन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपके टावर पे अपना बूस्टर इंस्टॉल करेंगे फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। एन ने कहा बदले में मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा हम आपको 5 लाख पर एनम देंगे। घर आई हुई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है? हर साल 5 लाख रुपए मुफ्त में मिलेंगे। तो एन ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो टावर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई।
अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि टावर की कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक हाइट के मुताबिक नहीं है. इस हाइट के साथ एंड she cannot have a view of those rare birds, and with this height this tower is useless for the cell phone company for the installation of their booster for the transmission of signals. तो सेल फोन कंपनी ने एन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, और एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा. इस टावर की हाइट फर्दर इंक्रीज नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें टेक्निकल फॉल्ट है, उसकी वजह से हाइट फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकती. इसका मतलब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिमोलिश करना होगा अगर टावर दोबारा से बनवाना है. तो आप एन को एडवाइस करें उसके राइट्स के बारे में. क्या एन ठेकेदार से परफॉर्मेंस ले सकती है, मॉनेटरी कंपनसेशन ले सकती है, कौन सी रेमेडी ले सकती है, क्यों ले सकती है, जो दूसरी रेमेडी है वो क्यों नहीं ले सकती. क्या एन का जो कॉन्ट्रैक्ट सेलफोन कंपनी के साथ टर्मिनेट हो गया है, क्या वो सेलफोन कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है, क्या वो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस फाइल कर सकती है कि तुम्हारी वजह से मुझे लॉस हुआ है. तो ये सिनेरियो बेस्ड लीगल प्रॉब्लम इस तरह का होगा. मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे. तो एक्चुअली जब आप सीए क्वालिफाई करके किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनी में मैनेजरियल लेवल की पोजीशन पे होगे तो मुझे लॉ का नॉलेज है, ये कमाल की बात नहीं है. उस लॉ को मैं गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता. तो एग्जामिनर इज टेस्टिंग माई नॉलेज ऑफ लॉ एज वेल एज एग्जामिनर इज टेस्टिंग माई नॉलेज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ लॉ. भाई जब आप मैनेजरियल लेवल की पोजीशन पर हैं और अब कंपनी के लीगल एडवाइजर से इनपुट ले रहे हैं तो आप भी तो उसके साथ इंटरेक्ट कर सके ना. उसके सामने एकदम गूंगे बहरे बनकर तो ना बैठे रहे, वो जो कहानी आपको सुनाता रहे आप सुनते रहे. तो ये है पेपर पैटर्न. इसका मतलब मैंने ये नहीं करना कि यार पहले ये कॉस्टिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग मैं ये कोर्सेज करूं, ये आखिरी 1.5 महीने में उठाऊंगा क्योंकि सीनियर ने ऐसे ही गाइड किया है. मैं विनती कर रहा हूं इस चक्कर में नहीं पढ़ना. इसको कोर्स को टुक टुक जिस तरह मिसबाउल हक टुक टुक करता था, टुक टुक करके थ्रू आउट द सेशन आप रिकॉर्डिंग सुनते रहना. रिकॉर्डिंग है 1 टॉपिक 1 रिकॉर्डिंग. मैक्सिमम ड्यूरेशन एक रिकॉर्डिंग का 10 to 15 मिनट्स. क्यों रखा गया है? पता चला खाला आपकी घर आ गई, अम्मा ने कहा खाला घर आई है, खाला के लिए कड़ी बनानी है, जा भाग के बेसन और पकौड़े लेकर आ. तो आपकी रिकॉर्डिंग जो आप केएफई की सुन रहे थे कैफ 4 की, वो 12 मिनट की थी, आप 10 मिनट की सुन ली. आपने कहा अम्मा लेकर आता हूं, आपने वो 2 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनी, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, आप भाग के गए बेसन और दही लेकर आ गए ताकि खाला को कड़ी खिला सके. तो मिसबाउल हक की तरह टुक टुक करके थ्रू आउट द सेशन आपने इस कोर्स को लेके चलना है. आखिरी 1.25 महीने के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा. आखिरी 1.25 महीने में हो सकता है आपकी सासू मां का वीजा कट जाए. तो भैया उनका किया कर्म करोगे, अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करोगे या बिजनेस लॉ की तैयारी करोगे. तो यह था पेपर पैटर्न. अब आप सवाल यह करेंगे कि किस सीक्वेंस में मैं लेके चलूं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने करना यह है कि सबसे पहले एक चैप्टर है लीगल सिस्टम का, उसमें एक टॉपिक कर लेना है, डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ. यह टॉपिक 2 रिकॉर्डिंग्स में मुश्तमिल है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस. इसके बाद लीगल सिस्टम आपने नहीं करना. इसके बाद आपने करना लॉ ऑफ पार्टनरशिप. लॉ ऑफ पार्टनरशिप करने के बाद आप आ जाए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप आ जाए लॉ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे. लॉ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बाद आप अदर बिजनेस लॉ पे आ जाएं. तो इस सीक्वेंस को आप फॉलो करिएगा. तो मेरी दुआ है आप इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में कैफ 4 बिजनेस लॉ क्वालिफाई करो, पास करो, फ्लाइंग कलर्स के साथ मेरिट लो. अगर किसी भी स्टेज पे किसी भी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म किया जाएगा,
उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं जनरली टाइम निकालकर देन एंड देयर रिस्पॉन्ड कर देता हूं। अगर मैं उस वक्त रिस्पॉन्ड ना कर पाऊं तो यूजुअली फिर मैं शाम तक रिस्पॉन्ड कर देता हूं, लेकिन जनरली मैं देन एंड देयर ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्ड कर देता हूं, या तो वॉइस नोट के जरिए या फिर टेक्स्ट के जरिए। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अजब प्रेम की गजब कहानी यह है कि मैं इन्फो में जाके चेक करता हूं, 150 स्टूडेंट हैं तो वॉइस नोट्स हार्डली, ये मैं एक सेशन की बात नहीं कर रहा, कई सालों की प्रैक्टिस बता रहा हूं, वो हार्डली 150 में से 30-35 ने सुना होता है। भैया किससे इंतकाम ले रहे हो यार? वॉइस नोट आपके लिए भेजा है मैंने, अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ में से टाइम निकाल के आपके लिए भेजा है। वॉइस नोट सुनो यार, पेपर निकालो, सीए क्वालिफाई करो। वो इंतजार कर रही है, उसके बालों में चांदी आ जाएगी। किसी को इंतजार करवाना गलत बात है, तो अपने लिए नहीं उसके लिए बढ़ो, उसके बालों में चांदी ना आए। तो गॉड ब्लेस यू। हास्ता दाविस्ता।